हेलो एवरीवन, आप सभी का यहाँ पे स्वागत है। मैं विश्वजीत सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम चल रहा है और आज 14 अगस्त को आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम है। आज की इस क्वेश्चन पेपर के अंदर में हम हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इशूज़ इन वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे जो 20वीं सेंचुरी से स्टार्ट है। जो आपका पेपर कोड होने वाला है वो C140 होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हम क्वेश्चन पेपर की डिटेल लें तो 2 घंटे का एग्ज़ाम यहाँ पे लिखा हुआ है, पर ये 2 घंटे का है नहीं। 3 घंटे आपको करना है और 1 घंटे के अंदर में आपको सबमिट करना है, तो टोटल ऑलमोस्ट 4 घंटे का एग्ज़ाम हो जाता है। यहाँ पे 2 घंटे बाय मिस्टेक लिखा हुआ है, क्योंकि पीछे जो बार बार कैंसिल हो रहा था OB का एग्ज़ाम, ओपन बुक एग्जामिनेशन, जिसके कारण से यहाँ पे 2 घंटे ही है। पीछे का क्वेश्चन पेपर ही यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया गया है। यहाँ पे दोस्तों देखोगे 100 मार्क्स आपका हैगा, ठीक है, टोटल पेपर, और हर क्वेश्चन का बराबर इक्वल मार्क्स है। साथ साथ एक यहाँ पे एक चीज़ ये भी दे रखी है कि कुल 3% कीजिए। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, बट ये ऐसा फील होता है कि ये बाय मिस्टेक हो सकता है, क्योंकि नॉर्मली बाकी क्वेश्चन पेपर्स में 4 क्वेश्चन पेपर करने के लिए आए थे। ठीक है, तो अब आपकी मर्जी है, आप 3 करो 4 करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज़्यादा करते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता, ठीक है, कम करोगे तो भले ही नुकसान हो सकता है। तो 4 करने की कोशिश करना, बट अगर 3 भी होते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही लिखे हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं पहले क्वेश्चन की ओर जाऊं तो पहला क्वेश्चन कहता है आधुनिकता को परिभाषित कीजिए। यह पूंजीवादी औद्योगिकरण से किस तरह संबंधित है। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि आधुनिकता होता क्या है। तो मॉडर्निटी, पहले के समय में लोग अलग तरीके से रहते थे, अपना जीवन व्यापन अलग तरीके से करते थे, रोज़मर्रा की ज़िंदगी उनकी अलग थी। आज के समय में हम जीवन जीते तो हैं, पर उस सुविधाएँ, चीज़ें, अलग अलग चीज़ें डिपेंडेंसी हमारी अलग हो गई है। आज के समय में हमारी डिपेंडेंसी किस पे है, तो संसाधनों पर है। ठीक है, तकनीक पर है। तकनीक किस तरह की तकनीक, जिस तरह से आज आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अभी जिस फ़ोन में आप वीडियो देख रहे हो वो भी एक तकनीक है। तो ये आधुनिकता का डेफिनेशन कहने का मतलब ये हो जाता है कि मतलब बदलना, पर अपनी परिभाषा, अपने रहन सहन, सब चीज़ों को बदलना आधुनिकता कहलाता है। सिंपल सी बात कहें तो, ठीक है, अपने मतलब आसपास के इन्वायरमेंट में बदलाव होना, ठीक है, संसाधनों पर डिपेंडेंसी बढ़ना, ठीक है, और निर्भरता बढ़ना, तकनीक पर निर्भरता बढ़ना, इन सब चीज़ों की आधुनिकता कहलाता है। पहले लोग पैदल चला करते थे, आज बाइक, कार, एरोप्लेन है। ठीक है, पहले लोग स्कूल के लिए जाते थे, पढ़ने के लिए दूर दूर तक स्कूल जाते होंगे। आपने मम्मी पापा के मुंह से सुना होगा कि मैं 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर पैदल जाता था, नदी पार के जाता था, करके जाता था। आज के समय में क्या है कि आप बस घर पर बैठ के यूट्यूब खोलो, टीचर आपके सामने है। ठीक है, तो ये आधुनिकता हो जाता है। अब यहाँ पे पूंजीवादी औद्योगिकरण से किस प्रकार संबंधित है, अब सबसे पहले ये बात करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बोलूँ आधुनिकता की शुरुआत कहाँ होती है, तो आधुनिकता की शुरुआत यूरोप में माना जाता है। ठीक है, यूरोप के अंदर में ही आधुनिकता की शुरुआत होता है, जहाँ पर औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। औद्योगिकरण ही आधुनिकता का जन्म, मतलब एक तरह से जन्म का वो बेस बनता है। ठीक है, जब औद्योगिकरण हुआ तो नई नई टेक्नोलॉजी आई, नई नई मशीनें आई। ठीक है, जब नई मशीनें आई तो उसके हिसाब से नए वर्क भी होगा, नए प्रोडक्ट भी बनेंगे। ठीक है, अब नए प्रोडक्ट बनेंगे तो धीरे धीरे लोग क्या करेंगे, उसकी तरफ मूव करेंगे और वो आधुनिकता पे उनकी निर्भरता बढ़ती जाएगी, तो वो आधुनिकता होता है। तब पूंजीवादी ही, जैसे अब पूंजीवादी से मैंने कहा कि पूंजीवादी से आधुनिकता संबंधित किस प्रकार से है, तो मैंने यहाँ पे बताया कि औद्योगिकरण हुआ पूरे विश्व में, यूरोप में हुआ, ब्रिटेन में हुआ, औद्योगिकरण की शुरुआत होती है। जब औद्योगिकरण की शुरुआत हो रही है तो औद्योगिकरण किसका सिंबल है, पूंजीवादी का, तो ऑटोमेटिक उससे लिंक होगा। और आधुनिकता की अगर परिभाषा की बात करें तो आधुनिकता से बहुत सारे इम्पैक्ट भी दिखता है, परिणाम भी दिखता है। उसके साथ साथ क्या दिखता है, तो अब आज के समय में हमें देखते हुए आपको वोटिंग डालने का अधिकार है, महिलाओं को वोट डालने का अधिकार है। ठीक है, ऐसा नहीं था पहले। पहले क्या था कि लोग घर में रहा करते थे, बाहर सिर्फ मैन जाया करते थे, आदमी जाया करते थे, और महिलाएं घर में रहती थी। उनको घरेलू कामकाज के लिए रखा जाता था, सेना में भर्ती नहीं होते थे, महिला वोट नहीं डालते थे। ठीक है, जब आधुनिकता की शुरुआत होती है, जब लोगों की माइंड जो है ग्रो, मतलब नैरो माइंड से ब्रॉड माइंड की तरफ जाते हैं, जब उनका मानसिक रूप से विकसित होते हैं, तब उनको समझ में आता है कि इसकी ज़रूरत है। और उसका प्रभाव ये देखने के लिए मिलता है कि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार, ठीक है, सेना में भर्ती का अधिकार, और मतलब इलेक्ट होने का अधिकार, चयन होने का अधिकार, इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं जो पूंजीवादी से इलेक्ट करता है। ठीक है, अब पूंजीवादी ही आधुनिकता की जन्म है। आप जाते हो फ़ोन लेने के लिए दुकान पर, बोलते हो नए मॉडल का फ़ोन दे दो, तो नए मॉडल का फ़ोन आया कहाँ से, क्योंकि पूंजीवादी है तभी तो आया आपके पास। अब पूंजीवादी है तभी मॉडर्निटी है, पूंजीवादी से ही मॉडर्निटी है, क्योंकि जितनी भी बाकी आइडियोलॉजी है वो आपको पीछे की ओर ले जाता है ज़्यादातर। ठीक है, आपको उनकी विचारधारा पे ही टिके रहने के लिए बोलता है, पर पूंजीवादी विचारधारा क्या है, वो आगे बढ़ने की बात करता है, आइडियोलॉजी चेंज करने की बात करता है और दिन पे दिन बढ़ने की बात करता है।
ठीक है, तो थोड़ा सा ही आ जाता है, आप अच्छे से लिख पाओगे। ये जो आपको अगर मैं बताऊँ ये किस चैप्टर का मिलेगा आपको, तो आपकी जो हिस्ट्री का 2 बुकें होंगी 16 की, तो लास्ट चैप्टर यही है आपका। ठीक है, लास्ट चैप्टर के अंदर में यही पूरा आधुनिकता के बारे में बता रखा है, जिसमें आपको बताएगा कि 20वीं शताब्दी की आधुनिकता कैसी है। ठीक है, इसमें क्या क्या परिवर्तन आए, क्या हो सकता है, अब पहले की आधुनिकता किस प्रकार की थी। और दोस्तों एक लाइन ऐसा यहाँ पे और बोलूँगा मैं कि जो आधुनिकता है टाइम टू टाइम बदलता रहता है, अपडेट होता रहता है। अब पहले की आधुनिकता क्या थी, जब लोग मान लो फावड़ा आपने जानते होंगे, जिससे हम खेती करते हैं, खेत को करते, गड्ढे करते हैं, खेत में जोतते हैं, तो उससे पहले करते थे। जब वो था तो उनको लगता था यही मॉडर्निटी है, यही उनका विकास है। उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने हल का यूज़ करने लगा, हल के बाद ट्रैक्टर यूज़ करने लगे, तो उनको लगा यही मॉडर्निटी है। आज के समय में क्या है, आप यूट्यूब पर पढ़ रहे हो, ठीक है, वीडियो देख रहे हो, तो हमें लगता है यार ये इससे ज़्यादा क्या लोगे, ये मॉडर्निटी है। पर अब आने वाले समय में क्या होगा कि विजुअल क्लासेस होंगी, आपके सामने में टीचर की बायोग्राफी वो चल रही होगी पूरी, मतलब अभी भी हो रहा होगा कहीं ना कहीं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ये हमारे आने वाले समय में और विकसित होगा, तो हमारे लिए वो मॉडर्निटी बन जाएगा। तो दिन पे दिन बदलता है, परिभाषा इसकी बदलती है। ठीक है, पहला समझ में आता है। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऐसे दोस्तों जो आपका आज का क्वेश्चन पेपर आया हुआ 6 क्वेश्चन, वो बहुत ज़्यादा ईजी है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अब सबसे पहले बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध के उत्तरदायी कारण। भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सबको पता है, 1914 से लेकर 1918 के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। इसके कारण क्या थे, तो कारण बहुत सारे होते हैं। अब एक एक कारण के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आता है हथियारों की होड़। अब हथियारों की होड़ क्या, कारण मैं ऊपर नीचे बता रहा हूँ, इसकी वीडियो सारी डली हुई है। ठीक है, पर ऊपर नीचे करके बताता हूँ आपको जैसे समझ में आए। सबसे पहले हम यहाँ पे अगर क्वेश्चन करोगे तो डेफिनेशन दोगे कि शीत युद्ध है, प्रथम विश्व युद्ध है क्या, प्रथम विश्व युद्ध है क्या और कब स्टार्ट हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध जो था 1914 से 1918 के बीच में चलता है, जिसमें विश्व के लगभग ऑलमोस्ट सारी कंट्री इसमें पार्टिसिपेट करती है, बहुत ज़्यादा जान माल की हानि होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बता देते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम के तहत ही जो मतलब वर्साई की संधि होती है, ठीक है, वो देखने के लिए मिलती है। जर्मनी के साथ जो वर्साई की संधि की गई वो यहाँ पे आ जाता है। अब देखते हैं प्रथम विश्व युद्ध है क्या। तो प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत जो होता है, मतलब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है त्रिमैत्री संगठन से। ठीक है, जहाँ पर एक देश दूसरे देशों से संधि कर रहा होता है, और उसके कारण से क्या होता है, आपस में हौच पौच हो जाता है। भाई इसने इससे संधि कर ली, इसने इससे कर ली, इसने इससे कर ली, फिर इस वाले ने इससे भी कर ली, ऐसा करके तीनों ने आप एक दूसरे से कर ली। ठीक है, तो अब उसके कारण से क्या हुआ है, त्रिमैत्री संगठन हो गया, संधि हो गई। अब तीनों एक दूसरे से जुड़ गए। ठीक है, तीनों एक दूसरे से जुड़ गए। अब तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो उसके कारण से लगता है कि बंदों को यार आपस में उलझ रहे हैं। अगर मेरे ऊपर कोई हमला होगा तो उसके ऊपर भी हमला माना जाएगा, उसके ऊपर कोई हमला होगा तो उसके ऊपर भी माना जाएगा। इसने इससे संधि कर ली है, अगर मान लो ये वाला पार्टिसिपेट कर रहा है किसी युद्ध में तो इसको भी करना पड़ेगा। अगर ये कर रहा है तो इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है। अगर ये कर रहा है तो इसको भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से सारे ये त्रिमैत्री संगठन था, जिसके कारण से पहला कारण यहाँ पे आ जाता है। हम पहला कारण मान के चलते हैं त्रिमैत्री संगठन। गुप्त समझौते भी आ जाते हैं। गुप्त समझौते, जो उस समय के जो शासक थे उन्होंने बहुत ज़्यादा गुप्त समझौते किए। जैसे कि जर्मनी का शासक था बिस्मार्क। तो बिस्मार्क ने क्या किया कि हंगरी से, मतलब वहाँ पे ऑस्ट्रिया से, अलग अलग कंट्रीज जो थी उनसे क्या किया, उन्होंने गुप्त समझौते कर लिए, बिना बताए किसी को समझौते कर लिए कि अगर हम कभी किसी युद्ध में पार्टिसिपेट करेंगे तो आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी, जिसके कारण से ये युद्ध होता है। आगे बात करते हैं, वहाँ पे तीसरा कारण आता है कि प्रथम विश्व युद्ध का, तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार की आपातकालीन हत्या। ठीक है, उसकी हत्या होना। जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे, ठीक है, राजकुमार फर्डिनेंड, उनकी हत्या हो जाती है, गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और काला हाथ नामक संस्था के ऊपर इल्जाम आता है कि इसने किया है, और उसके कारण से ही वहाँ पे एक तत्कालीन कारण माना गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने का, कि जैसी वो हत्या होती है उसके बाद से स्टार्ट हो जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। भाई तीसरा कारण हम ये बता सकते हैं कि हथियारों की होड़। जो वहाँ पे लोग थे वो हथियारों की होड़ कर रखे थे, भाई मुझे हथियार चाहिए, मुझे ये चाहिए। ठीक है, मतलब जो शासक थे वो हथियारों की ओर भाग रहे थे, ना कि विकास की ओर, जिसके कारण से भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। अगर आपके पास हथियार है, ठीक है, आपके घर में मान लो आपने 2-4 लाठी वाठी रख रखी है, अगर कभी लड़ाई हो तो आप जो उसमें वो लेके निकलोगे ही निकलोगे बाहर। ठीक है, तो अगर हथियार है तो उसका परिणाम भी देखने के लिए मिलेगा, तो वही ये परिणाम के तौर पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आ गया। ठीक है, ये समझ में आता है। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के इस तरह से उत्तरदायी कारण हो जाते हैं। और कुछ पॉइंट्स भी इसमें बता सकते हैं। हथियारों की होड़ हो गई, साथ साथ यहाँ पे आ जाता है उग्र राष्ट्रवाद आ जाएगा, प्रचारों को विषैला बनाना। ठीक है, जो समाचार पत्र थे, जनमत था, उसको विषैला बना दिया गया। अब समाचार पत्र में आप रोज़ अगर मान लो न्यूज़ देखो, आपको भड़काऊ भाषण मिले, तो आप एक ना एक दिन आप खुद ही एग्रेसिव होकर किसी को मारने निकल जाओगे। अगर रोज़ हमें पाकिस्तान के बारे में गलत ही मतलब भड़काऊ चीज़ें ही सुनने के लिए मिलेंगी, तो हमें क्या दिल करेगा, चलो एक दिन पाकिस्तान को मार के आते हैं।
ये दिल करेगा ना, तो सेम चीज़ यहाँ पर आ जाते हैं। तो वहाँ पे उत्तरदायी कारण के अंदर में सारी चीज़ें आ सकती हैं। मैंने आपको 5 से 7 पॉइंट बताए हैं, ठीक है, और वीडियो में मैंने अच्छे से बता भी रखा था, नोट्स भी दे रखे थे, तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रूस पर बोल्शेविक क्रांति का क्या प्रभाव पड़ा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मतलब पहले भी आ चुका है, क्वेश्चन में रिपीट किया है, ठीक है। तो बोल्शेविक क्रांति होता क्या है? तो 1917 की जो रूसी क्रांति है उसी को हम बोल्शेविक क्रांति के तौर पे कभी कहते हैं। अगर क्वेश्चन ये आ जाता है 1917 की क्रांति समझाओ तो भी वही होता, रूस की क्रांति समझाओ तो भी वही होता, अक्टूबर की क्रांति समझाओ तो भी यही होता। इसको अक्टूबर की क्रांति के नाम से भी जानते हैं। अब इसके प्रभाव की बात करता है कि रूस की क्रांति के प्रभाव क्या हुए। तब जैसी रूसी क्रांति खत्म होता है 1917 की, तो उससे क्या हो जाता है कि सबसे पहले तो समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होती है, ठीक है। समाजवादी व्यवस्था की स्थापना होती है, वहाँ पे मजदूर की मतलब आवाज़ उठती है, किसानों को रोजगार मिलता है, अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, ये सारा कुछ वहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्रभाव के तौर पे यही देखा जाएगा। और 1917 की जो क्रांति होती है, समाजवादी क्रांति होती है, जिसके मतलब रूसी क्रांति, जिसका सबसे बड़ा परिणाम के तौर पे यही आता है कि कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार वहाँ पे आती है, समाजवादी व्यवस्था लागू हो जाती है, ठीक है। विश्व के समक्ष में 2 बड़ी आइडियोलॉजी सामने आ जाती है, जिसमें पूंजीवादी, समाजवादी, ठीक है। और पूंजीवादी का विस्तार वहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाता है, और पूंजीवादी मतलब समाजवादी को टक्कर दे रही थी। और पूंजीवादी की स्थापना ही मेन हुई थी कि पूंजीवादी को हराना। समाजवादी की स्थापना ही मेन इसलिए हुई थी कि जिससे वो पूंजीवादी को हरा सके, कम कर सके, ठीक है। समझ में आता है। तीसरा, चौथे की ओर जाते हैं। जर्मनी में नाजीवाद के उदय का कारण क्या था? तो दोस्तों, जैसे कि आपने बहुत बार सुना होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर एक मतलब पुलिस ऑफिसर ने, ठीक है, एक आर्मी मैन ने एक व्यक्ति को मारा नहीं, जर्मनी के सैनिक को छोड़ दिया था, जिंदा छोड़ दिया था। और वही सैनिक आगे चलकर हिटलर के नाम से जाना गया, जो जर्मनी का नाजीवाद का मतलब स्थापना करता है, नाजीवाद व्यवस्था की स्थापना करता है, ठीक है। नाजीवाद व्यवस्था की स्थापना करता है। नाजीवाद का उदय होने का कारण क्या था? तो सबसे बड़ा कारण देखा गया तो वर्साई की संधि। जो वर्साई की संधि होती है 1920-21 के अंदर में, 1920-21 के अंदर में जो वर्साई की संधि हुई, वही नाजीवाद का उदय होने का कारण मिला। उसमें क्या होता है कि वर्ल्ड मतलब जब वर्साई की संधि होती है, तो वर्साई की संधि में जर्मनी के ऊपर कई तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं, पाबंदियां लगा दी जाती हैं, जिसके कारण से जर्मनी मतलब उठ नहीं पाता है, और उसको एकदम पंगु जैसा बना देते हैं कि भाई वो आप अपने पैर हाथ पे चल नहीं सकते, दूसरे के भरोसे ही रहोगे, उसके ऊपर मतलब हथियार नहीं रख सकता, अपने खुद के जहाज़ नहीं रख सकता, लड़ाकू विमान नहीं रख सकता, उसको चुकाना पड़ेगा। जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जिसका भी नुकसान हुआ है उसको सबकी भरपाई करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें होती है, जिसके बाद से हिटलर जो होता है वो राष्ट्रवाद की भावना उसमें जागृत होती है, और वो नाजीवाद मतलब विचारधारा को रखता है सबके सामने, और वहाँ से वो ग्रो करता है, ठीक है, जिसके कारण से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के स्टार्ट होता है, ठीक है। ये समझ में आता है। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। तो शीत युद्ध शब्द की व्याख्या करें, और इसमें 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित किया है। अब शीत युद्ध होता है क्या? तो शीत युद्ध कोल्ड वॉर इंग्लिश में, मतलब 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में लड़ा गया युद्ध, ठीक है, शीत युद्ध कहलाता है। पर मतलब किस तरह का युद्ध? तो रक्त रंजिश रहित युद्ध, जिसमें खून खराबा ना हो, ठीक है। खून खराबा वाला बिना वाला युद्ध जो होता है वो शीत युद्ध कहलाता है। सिंपल सा इसमें कहने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो शीत युद्ध क्या होता है? 2 या 2 से अधिक देशों के बीच में लड़ा गया युद्ध, रक्त रंजित रहित युद्ध शीत युद्ध कहलाता है। सिंपल सा। अब 1945 के बाद के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को कैसे प्रभावित करता है? अब देखो, शीत युद्ध जब चालू होता है 1945 में, अपना सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है, उसके बाद क्या होता है कि विश्व के समक्ष में 2 बड़ी पावर उभर कर सामने आती है, जिसमें पूंजीवादी और समाजवादी आ जाती हैं। अब पूंजीवादी भी अपना मतलब विकास करना चाहती है, अपने पूरे विश्व पर कब्जा करना चाहती है। समाजवादी भी सेम विचारधारा से चलता है। पूंजीवादी क्या करता है यहाँ पर? अपना आप को दिखाने के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए हिरोशिमा नागासाकी पे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत करता है परमाणु बम के साथ, ठीक है। परमाणु बम के 2 अटैक के साथ ही हिरोशिमा नागासाकी पे अंत होता है, और यहीं से मतलब शुरुआत हो जाती है आपके मतलब शीत युद्ध की, मतलब एक तरह से दोनों अपोनेंट का भिड़ने का। तो जो नए देश होते हैं उनके सामने क्या होता है कि चैलेंजेस आते हैं कि भाई मैं किस देश के साथ जाऊं। दोनों देश तो आपस में लड़ रहे हैं, दोनों बड़े देश हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अगर एक के पास जाऊंगा तो कहीं युद्ध जैसी स्थिति बने तो मैं हार ना जाऊं, ठीक है। उसमें भारत भी एक ऐसा देश था। तो उसके बाद से क्या हुआ, कई तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनते हैं, जिसमें हमारा नाम भी आता है, ठीक है, NAM जिसे हम बोलते हैं नाम, ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे हम बोलते हैं, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। और उसी तरह से आसियान समझौता भी आ जाता है, यूरोपीय संगठन आ जाता है। तो बहुत सारे संगठन बनना शुरू होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार मतलब अलग अलग तरह से संबंध बनते हैं, ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हो जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, और ये सारा कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो आप।
लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नए सामाजिक आंदोलन अपने लक्ष्य की पूर्ति में किस हद तक सफल रहे? नारीवादी आंदोलन या पर्यावरण आंदोलन के संदर्भ में इसकी व्याख्या कीजिए। अब जो नए सामाजिक आंदोलन हुए उसके मतलब मेन मोटिव क्या था कि सभी को अपना राइट्स मिले, ठीक है, वो सही से अपना जीवन यापन कर सके, ये सारा नॉर्मल चीज़ें थी। तो आज के समय में क्या देखते हो, हमारे पास वुमेन्स के पास वोटिंग का राइट है, मताधिकार का राइट है, अलग अलग कंट्री में और भी तरह के अधिकार अभी मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये नए सामाजिक आंदोलन का ही प्रभाव है जो समाज के साथ चलने की कोशिश किया जा रहा है। अब यहाँ पे नारीवादी आंदोलन और पर्यावरण आंदोलन के समक्ष में बात करोगे तो नारीवादी आंदोलन के सबसे बड़े विचारक के तौर पे जे एन टिकनर देखे गए, जिसके अंदर में देखा गया यहाँ पे जे एन टिकनर ने बताया कि नए जो सामाजिक आंदोलन हुए उसमें सबसे बड़ा परिवर्तन मतलब सबसे ज़्यादा शोषित जो दो वर्ग थे वो पर्यावरण और नारी को ही बताया गया, ठीक है। तो नारी के शोषित वर्ग किस तरह से कहा गया कि उनको घर में रहना पड़ता था, उनको बहुत तरह की बाउंडेशंस थी, ठीक है, और वो बाउंडेशंस थी, उसको घर में ही रहना पड़ता था, एजुकेशन नहीं मिल रही थी और वोटिंग का अधिकार नहीं था, काम करने का अधिकार नहीं था, फैक्ट्री में जाने का अधिकार नहीं था। पर जब सामाजिक आंदोलन शुरू होते हैं, नए सामाजिक आंदोलन शुरू होते हैं, तो उसके बाद से उनको कई तरह के अधिकार मिलते हैं और वो बाहर जा पाते हैं, ठीक है, अपनी लाइफ जी पाते हैं। तो यहाँ से सफल रहता है, कई जगह पे आप देखने के लिए मिलता है। अब सऊदी अरेबिया में भी देखोगे तो फुटबॉल मैच देखने का परमिशन मिल चुका है, मूवी देखने का परमिशन मिल चुका है, कार चलाने का परमिशन मिल चुका है। तो ये नए सामाजिक आंदोलन का अभी भी प्रभाव कहीं ना कहीं मतलब दिख रहा है, ठीक है। अगर नहीं होता तो शायद आज भी वो उसी तरह से जी रहे होते। अगर पर्यावरण आंदोलन की बात करूँ तो सबसे बड़ा अभी देखोगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा जागरूकता लोगों के अंदर में फैलना। सबसे मेन चीज़ होता है किसी भी आंदोलन का बेस क्या बनता है, जागरूकता से होता है कि अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उसके मतलब उसी के बेस पे जागरूकता लोगों के अंदर फैलती कि यार देखो ऐसा ऐसा हुआ था, तो एक एग्जाम्पल मन में आ जाता है। तो आप भारत का देखोगे तो भारत के अंदर में चिपको आंदोलन हुआ, टिहरी आंदोलन हुआ, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ। तो लोगों के मन में है कि अगर कभी दोबारा इस तरह की चीज़ें होंगी तो अपने आप करेंगे, क्योंकि उनको जागरूकता, उनको आइडिया मिल चुका है कि ऐसा ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ इसमें बनता है। तो आप यहाँ पे बता सकते हो जे एन टिकनर के बारे में, पर्यावरण आंदोलन के अंदर में भी लिख सकते हो अच्छा खासा। 3 पॉइंट्स में इसको डिफाइन करोगे, 4 क्वेश्चन कोई भी करो, मैं सजेस्ट ये करूँगा। पर नॉर्मली जो आपके क्वेश्चन पेपर पर दिया हुआ है वो 3 करने के लिए दिया हुआ है, तो जो आपको अच्छा लगे, जिसके हिसाब से अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर अदर्स एग्जाम। बाय बाय फ्रेंड्स।